हेलो स्टूडेंट, जेडी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जयेश सर, आपका अकाउंटिंग टीचर। हम लोग आज से एक ऑनलाइन प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जिसमें अपने को बीके का जितना सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का 100% कंप्लीशन करवाएंगे। एक महीना आपका एग्ज़ाम का बचा हुआ है। आज आपका 18 से लेके 18 जैन टू 21 फ़ैब 21 से आपका बोर्ड एग्ज़ाम चालू होगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 100% कवरेज देंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ सब्जेक्ट का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग पूरा अकाउंट्स पूरा करेंगे। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन वाला छोड़ेंगे। जो कंपलसरी अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट वो तो करेंगे। तो ऑप्शन करने भर का टाइम नहीं है अपने पास। हर क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन है। तो जो इजी वाला है जो सब कर सकते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमको स्टार्ट करने के पहले हमको क्या पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पेपर पैटर्न आता कैसे है, कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर में आपका होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपका जो ऑप्शन है वो ए बी सी डी से लेके आपको जे तक आएगा। जे तक में आपको कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपका 1 सेंटेंस आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, ट्रू फॉल्स आता है, 1 वर्ड आता है, ऑड इवन आता है, कैलकुलेशन आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक फॉर्मेट है 5 नंबर का, वो फॉर्मेट आ जाएगा आपका। तो उसमें से कोई भी आपको देगा, 4 देगा और चारों आपको करना है। कितने कितने मार्क्स का, 5-5 मार्क्स के 4 रहेंगे। मतलब टोटल एमसीक्यू कितने मार्क्स के आने वाले, 20 मार्क्स के आने वाले। उसके बाद में अपना आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका मेन क्वेश्चन चालू होता है जो हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक चैप्टर आएगा एडमिशन, दूसरा आएगा रिटायरमेंट। तो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ऑप्शन में रहते हैं, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन रहेगा, पहला एडमिशन रहेगा और करके रिटायरमेंट रहेगा। एडमिशन में जहाँ तक चांसेस है कभी कभी जर्नल पूछता है, कभी लेजर पूछता है, लेकिन रिटायरमेंट में 99% यही चांस है कि जर्नल पूछेगा। दोनों में से एक करना है, मतलब हमको 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। दोनों नहीं करना है। जिसमें लेजर दिया रहेगा अपने को वही करना है, क्योंकि लेजर थोड़ा इजी होता है। अगर किसको जर्नल आ रहा है तो जर्नल करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके ऑप्शन में रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे आ जाएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी कितने मार्क्स का होता है ऑप्शन में, ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। दोनों में से कोई आप एक करो। जिसको थोड़ा सा लैंग्वेज में तकलीफ है, सेंटेंस पढ़ के जिसको बराबर समझ में नहीं आता, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर छोड़ देने का। इसका क्या करने का, खाली 5 मार्क्स का फॉर्मेट कर लेने का, जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है। डिसोल्यूशन चैप्टर हम लोग करेंगे, ये भी कितना आपका 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है, एक चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर है। इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में क्या आता है, इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में बीके में खाली अपने को एक ही चैप्टर दिया है, थियरी, जो कि है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं उसमें। 3 क्वेश्चन में घुमा के हर अटेम्प्ट में एक एक क्वेश्चन पूछता है। तो 3 क्वेश्चन भी पढ़ के जाओगे तो आपका 8 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो ये आपका होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इशू ऑफ शेयर जो है वो फुल्ली जर्नल बेस्ड चैप्टर है। तो जिसको जर्नल एंट्री में थोड़ा दिक्कत है वो क्या करो, 3 क्वेश्चन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तीनों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन रट्टा मार लो और वहाँ पे आपका 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक चैप्टर है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। इसके ऑप्शन में क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ये आपका हो गया 8 मार्क्स का, ये भी आपका हो गया 8 मार्क्स का। अब डेथ ऑफ पार्टनर इजी पड़ता है क्योंकि हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट अगर कवर किए तो उसमें ऑलमोस्ट डेथ का 80% कवर हो जाता है। खाली चेंजेस कहाँ पे रहता है आपका, गुडविल में चेंजेस रहता है, तो वो देख लेंगे गुडविल के जो चेंजेस है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी थोड़ा ही 8-10 फॉर्मूला है, वही सीखना है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। और इसका जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पे आ जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है और आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में एनपीओ, इसके ऑप्शन में कुछ नहीं है, इसको हमको कंपलसरी करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 मार्क्स। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है वो होता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट भी अपना कितना मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। कितने मार्क्स का अपने को आता है, 80 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी हमको कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे यूट्यूब में कवर करने वाले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो कंपलसरी है और इजी है, मतलब 12 मार्क्स का आपका है, 12 में से 8-9 तो कोई भी ला सकता है, बस थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके। तो फाइनल अकाउंट करेंगे, एनपीओ करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन करेंगे, इसमें से एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों करेंगे, और यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे। तो अपना ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, बिल्स ऑफ अगर टाइम रहा तो करेंगे, नहीं रहा तो एटलीस्ट जो ऑप्शन में आने वाला उसको छोड़ देंगे, जो हमको कंपलसरी अटेम्प्ट करने का है वो हम लोग कर लेंगे। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। चैप्टर छोड़ के जाने, ऑप्शन वाला करने से बेटर है कि एक एक कर लो सब चैप्टर, जो कि हमको क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना। जितना ज़्यादा मार्क्स का हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। थोड़ा सा इजी है, इसके लिए पहले वही स्टार्ट करते हैं। और उसमें बस खाली क्या है, टाइप तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, 8 या 9 क्वेश्चन करेंगे, 8-9 क्वेश्चन जो कि बोर्ड से रिलेटेड होगा, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। उतना ही प्रैक्टिस करो, उतने में आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। थियरी अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूरा अटेम्प्ट करना तो आपको पूरा थियरी पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरा थियरी नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट जो बुक के पीछे का ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है उतना पढ़ लो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसको पेपर पैटर्न जिसके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट मार सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला अपना चैप्टर, जो कि अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें थियरी पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले, जो रेलेवेंट है अपने पेपर के लिए उतना ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका हमको क्या पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। मीनिंग में क्या आता है आपका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है। डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसोल्यूशन मतलब अगर कोई भी बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, और उसको वाइंड अप करना मतलब उसको क्लोज कर देना कोई भी रीजन से, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर बिजनेस क्लोज हो गया तो ऐसा नहीं है कि अपना दुकान नहीं है कि हम लोग आए ताला लेके ताला मारे और घर पे चले गए, आज से हमारा धंधा बंद। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। हमको किसी से पैसा लेना है, कोई हमसे पैसा लेने वाला, मतलब हम किसी के उधारी हैं तो हमको देना भी है। अगर मैं लॉक लगा के चले जाऊंगा तो जिसका पैसा वो क्या करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाया है कि कोई भी बिजनेस क्लोज होता है तो उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। विदाउट उसके प्रोसेस के हम लोग क्या नहीं कर सकते,
बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते। छोटा बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस है तो हम लोग लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा बिजनेस है, रजिस्टर्ड है बिजनेस में, मतलब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या कंपनी है, तो उसको क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्लोज करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर कंपनी है तो कंपनी के लिए एक अलग है, वो भी रियलाइजेशन है, लेकिन वहाँ पे लिक्विडेशन बोलते हैं, मतलब कंपनी अगर बंद होती है तो उसके लिए अलग चैप्टर है जो लिक्विडेशन है, जो आपके 12th में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा और उसको अगर हमको बंद करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग का कुछ प्रोसीजर है, हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही अकाउंटिंग प्रोसीजर हमको सीखना है। और हमारे पेपर में कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, और 2 मार्क्स के क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। मतलब टोटल कितना हो गया, 12 मार्क्स हो गया आपका यहाँ पे। तो ये हो गया। मीनिंग में क्या है, मीनिंग में अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है, पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं हो रही है, कंपनी की बात नहीं हो रही है। अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है और वो बंद हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रीजन, क्या रीजन हो सकते हैं, तो रीजन में कुछ नहीं, रीजन ऐसे हो सकते हैं कि अगर पहला रीजन ये है कि 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस का मोटिव जो कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया, वो लोग आपस में डिसाइड किया अभी हम लोग आगे बिजनेस नहीं करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा वॉलंटरी कि ठीक है हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम बिजनेस किए, अभी हमारा जो बिजनेस अभी हमको आगे नहीं करना, हम आज से बिजनेस बंद कर रहे हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, 2 पार्टनर में डिस्प्यूट हो गया, 2 लोग ने झगड़ा कर लिया आपस में, तो उनका पार्टनरशिप क्या कर दिए, डिस्चार्ज कर दिया और बिजनेस को क्या किए, क्लोज कर दिए। तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा आपका ये ऑप्शन है कि अगर किसी पार्टनर को आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है तो क्या कर सकता है, 14 डेज का, 14 दिन का क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है कि अगले 14 दिन के बाद मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, तो बिजनेस को क्या करो, क्लोज कर दो। और क्या रीजन हो सकते हैं, अगर आपका जो बिजनेस है जो पहले लीगल था अभी इलीगल हो गया, या आपने कुछ फ्रॉड किया है और वो गवर्नमेंट के या कानून के नज़र में आ गया है, तो अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप अपना बिजनेस क्या करो, क्लोज कर दो, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो पहले लीगल था अभी इलीगल हो गया, जैसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पर जो प्लास्टिक बनता था, अभी पॉलीथीन तो बैन है, तो जिसका पहले कोर बिजनेस यही था, अभी रूल आने के बाद कि अभी प्लास्टिक नहीं चलेगा जो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, वो बिजनेस इलीगल हो गया, तो वो वाला जो बिजनेस है वो क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, तो इलीगल। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो हमको क्या करना है, बिजनेस क्लोज करना है। या फिर पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो दूसरे जिनका उधारी वो लोग दे सके, मतलब अगर वो लोग अपना पूरे बिजनेस का क्या कर दें, अपना एसेट पूरा बेच दे, बिजनेस का पूरा एसेट अगर बेच दें तो भी वो लोग क्या नहीं कर सकते, तो भी वो लोग पूरा अपना पैसा मतलब जो उधारी है वो चुका नहीं सकते, तो ऐसे केस में बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर जितने के जितने पार्टनर हैं सब लोग अपना एसेट बेच के जितना उधारी नहीं चुका सकते, तो बोलते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो क्रेडिटर जो तुमको उधारी पे माल सप्लाई कर रहा है या बैंक जिसने तुमको लोन दिया है बिजनेस करने के लिए, उनका पैसा रिकवर कहाँ से होगा, तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बोलते हैं डिजॉल्व कर दो। थियरी हमको लिखने नहीं आने वाला है, थियरी लिखने आने वाला नहीं है, हमको खाली क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, हमको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट मतलब एसेट दिया रहेगा और लाइबिलिटी दिया रहेगा, तो हमको उसको क्या करना है, अकाउंटिंग मतलब जो भी अपना एसेट है वो एसेट को बेचोगे, जो भी पैसा मिलेगा वहां से वो पैसे को पहले लाइबिलिटी जिसका है उसको पेमेंट कर दोगे। अगर मान लो आपने उधारी पे माल वगैरह लिया था, लोन लिया था, आपके ऊपर पूरा 10 लाख रुपए का कर्जा है, आपने अपने पूरे बिजनेस का क्या किया, एसेट को बेच दिया। अगर एसेट को बेच दिया है तो एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा तो खुद नहीं रख लेना है, वो पैसे को पहले जिसका उधारी है उसको देना है। वो पैसा देने के बाद मान लो आपने 10 लाख का आपका लाइबिलिटी था, आपने एसेट बेच दिया 12 लाख का, तो 10 लाख रुपया क्या किए, 10 लाख रुपया उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 लाख बचा, 2 लाख आप लोग पार्टनर में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपके पास जो है
10 लाख का कर्जा था आपके बिजनेस पे, लेकिन आपका जो बिजनेस का एसेट है उसको आपने बेचा, लेकिन आपको 10 के बदले 8 लाख रुपया ही मिल गया, मतलब 2 लाख रुपया कम मिला। तो 2 लाख रुपया कम मिला तो वो पैसा कहाँ से देगा? अगर तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो क्या करोगे? वो पैसे को कौन बेयर करेगा? जो उधारी दिया है। मान लो मैं किधर से उधारी लेता हूँ, अब सामने वाला आया मेरे से मांगने, मैं किससे 10,000 लिया, अब 10,000 लिया लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 8 ही हज़ार है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, मेरे नाम पे कुछ नहीं है, तो मैं उसको 8,000 दे दिया, 2,000 बचा, 2,000 मैं बोलता हूँ मेरे पास है ही नहीं, तो बेयर कौन करेगा? बेयर करेगा जो सामने वाला बंदा रहेगा, मतलब जो मुझे उधारी दिया रहेगा, पैसा उसी का डूबेगा। आपने एक वर्ड सुना रहेगा, कौन सा? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने लोन दिया, बैंक तो बहुत सारा उनका काम ये लोन देना, अब अगर वो लोन देते हैं, जब पैसा नहीं आता है उनको, तो लॉस कौन झेलता है? लॉस तो बैंक वाला ही झेलता है ना। अगर मान लो मैंने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, अब जब लोन देने का टाइम आया, रीपेमेंट करने का टाइम आया, तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं पे कर करके मान लो मैंने 4 लाख रुपया पे कर दिया, 1 लाख रुपया बचा हुआ है, तो ये 1 लाख रुपया मेरे पास है नहीं देने के लिए, वो मुझे कोर्ट लेके गया, कोर्ट में डिसाइड हुआ इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, दे ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे? 1 लाख रुपया अगर नहीं दे पाऊंगा तो ये कौन बेयर करने वाला? ये बैंक खुद बेयर करेगा ना। इसको हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ये पैसा उनको मिलने वाला ही नहीं। तो क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको बैलेंस शीट। मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ। बैलेंस शीट में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके दिया होता है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च समथिंग, जो भी ईयर दिया रहेगा वो ईयर देखने का। यहाँ पे आपका लाइबिलिटी दिया होगा, यहाँ पे आपका एसेट दिया होगा। ये हो जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे अमाउंट रहेगा, ये रहेगा आपका एसेट साइड, यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा। लाइबिलिटी में क्या दिया होगा? लाइबिलिटी में जितने पार्टनर है, मान लो 2 पार्टनर है एबीसी, तो दोनों का कैपिटल दिया होगा। कैपिटल अकाउंट ए है, बी है, मान लो दोनों का 50,000 कैपिटल दिया है। और क्या दिया हो सकता है? क्रेडिटर दिया हो सकता है, मान लो क्रेडिटर दिया आपका 1 लाख। और क्या दिया हो सकता है? बिल्स पेबल दिया हो सकता है, कितना? मान लो 50,000 यहाँ पे दिया है। अब ए और बी 2 लोग पार्टनर है, दोनों ने कैपिटल डाला 50,000। हो सकता है एक पैसा कम पड़ता रहे बिजनेस में, और एक पार्टनर ने क्या किया? बिजनेस में लोन डाल दिया, तो उसको बोलते हैं पार्टनर का लोन। तो ये हो गया आपका ए लोन, ए का लोन है, तो ए लोन अकाउंट, मान लो उसने 1 लाख रुपया क्या किया है? लोन दिया हुआ है। और बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें एक एक एडजस्टमेंट, ये बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ का अगर टोटल लोगे तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल हो गया 1 लाख, 2 लाख, 3,50,000 टोटल हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया 3,50,000। उसके बाद में ये साइड में मान लो प्लांट है अपने पास 50,000 का, मान लो डेटर है, ये भी समझो 50,000 का है, लेकिन इसमें से आरडीडी माइनस करके दिया हुआ आपको। तो आरडीडी मान लो 5,000 माइनस करके दिया, तो आउटर कॉलम में आपको कितना दिया? 45,000 दिया है। तो 50,000 रुपया डेटर है, मतलब क्या? 50,000 अपने को कस्टमर से लेने का है, उधारी पे मैंने माल बेचा है, लेकिन 5,000 रुपया ऐसा लग रहा है कि वो पैसा मिलना मुश्किल है। मतलब वो कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर आना ही बंद कर दिया। कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, 2-3 महीने से मिला ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स होने के चांसेस है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब जो मैंने उधारी दिया था वो क्या है? उसका डाउटफुल है, अभी डाउटफुल सिचुएशन है। मान लो मशीनरी दिया है, $1,05,000,
ठीक है। और क्या दिया हो सकता है, बिल्डिंग दिया हो सकता है, 1,00,000। और समझो तुमको दे दिया कैश 50,000, तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 3,50,000। तो एसेट का आपका एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया। ऐसे आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ये क्वेश्चन को हमको जितने भी एसेट आपको दिख रहे हैं ये एसेट को बेचना है, इसमें से लाइबिलिटी पे करना। लाइबिलिटी किसको पे करना है, ये तो पार्टनर का पैसा है, पार्टनर को पहले नहीं पे होता। पार्टनर को कब पे होगा, जब पूरे लाइबिलिटी को पे करने के बाद पैसा बचेगा उसके बाद में। लाइबिलिटी में आपका क्या, क्रेडिटर है, इसको तो देना पड़ेगा। क्रेडिटर कौन होता है, जो अपने को माल सप्लाई करता है उधारी पे। बिल्स पेबल भी वही होता है। तो बिल्स पेबल कौन सा है, जो सिक्योर्ड है, मतलब तुमने क्या किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके सामने वाले को दिया हुआ है। तो 1,00,000, ये 1,50,000 पे करना है। ये 1,50,000 पे करने के बाद ए का लोन है, मतलब पार्टनर के कैपिटल के पहले लोन का पेमेंट होता है। कैपिटल तो जब बचेगा पैसा तब देंगे, लेकिन लोन को पहले पे करना पड़ेगा। तो 1,00,000 रुपया लोन पे करेंगे, उसके बाद में अगर कुछ बच गया तो क्या करेंगे, कैपिटल का पेमेंट करेंगे, अगर कैपिटल का कुछ बचा तो। इसका सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन है। इसमें एक्चुअल में आपके बनते हैं टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन। 4 टाइप, बेसिकली 2 ही टाइप है, एक है जनरल डिसोल्यूशन और एक है डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो कैसे अकाउंटिंग होगा, अगर पार्टनर सॉल्वेंट है, मतलब उसके पास पैसा है देने भर का, लेकिन कोई और रीजन से वो लोग अगर अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो हमको क्वेश्चन एक्चुअल में 2 ही टाइप करना है, एक है नॉर्मल वाला और एक है जो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तब। फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितने टाइप के बनते हैं, 4 टाइप के बनते हैं। एक है जनरल क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आ जाएगा जनरल क्वेश्चन, जनरल डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल डिसोल्यूशन आ गया। दूसरा क्या केस है आपका, डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो 2 आपका हो गया, एक हो गया आपका जनरल डिसोल्यूशन जो नॉर्मल ऐसे कोई भी रीजन से आप बंद कर रहे हो। ये कौन सा केस है, इकलौता केस है जो डिसोल्यूशन हुआ अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो मतलब पार्टनर के पास पैसा देने को है नहीं। तो पार्टनर के पास अगर पैसा देने को नहीं है तो ये वाला केस हम लोग लगाएंगे। जनरल डिसोल्यूशन में जो है अकाउंट कितने का बनता है, तो अगर ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फॉर्मेट आपको जस्ट बता रहा था मैं। आपको यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से बनते हैं वो बता देता हूँ। तो अकाउंट जो बनते हैं वो हमको क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा प्रॉपर कि कौन से केस में कितने अकाउंट बनते। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जनरल डिसोल्यूशन वाला। जनरल डिसोल्यूशन में अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो आप, अकाउंट टू बी प्रीपेड। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, अकाउंट कितना बनाना है, तो सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट बेच के जो पैसा आता है उसको लिखते हैं और लाइबिलिटी वालों को पे करते हैं। लाइबिलिटी मतलब कौन सा, पार्टनर का छोड़ के, पार्टनर का छोड़ के बाकी जितने भी लाइबिलिटी है उसको पे कर देंगे। पार्टनर का क्या छोड़ के, पार्टनर का कैपिटल होता है वो छोड़ देने का, पार्टनर का लाइबिलिटी होता है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में जनरल रिजर्व अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कैपिटल में ही जाता है, वो तो सब चैप्टर में देखे रहोगे। तो जनरल रिजर्व रहेगा, कैपिटल रिजर्व रहेगा, रिजर्व फंड रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, तो ये सब पार्टनर का आइटम है। तो पार्टनर का जो रहेगा वो पार्टनर में डालने, मतलब पार्टनर के कैपिटल में डालने का। यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट।
सबसे पहले आ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या आता है? अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं देता है क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देगा नहीं। तो अगर करंट अकाउंट कभी दे दिया तो तीसरा अकाउंट बनाएंगे करंट अकाउंट। चौथा और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? तो बैलेंस शीट यहां पे नहीं बनता है। तो बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा एसेट क्या करोगे? बेच दोगे। और पूरा जो पेमेंट है वो पेमेंट क्या करोगे? क्रेडिटर को कर दोगे, जो बचेगा वो पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे इसके वजह से बैलेंस शीट नहीं बनता, क्योंकि अगर आपने पूरा एसेट बेच दिया तो एसेट में क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर लाइबिलिटी वालों को पेमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बैलेंस शीट बना के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बिजनेस अभी क्या होने वाला है? डिसकंटिन्यू होने वाला है, मतलब आगे बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो आपका एक रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, एक पार्टनर कैपिटल हो गया, और क्या हो गया? एक करंट अकाउंट हो गया। इसके बाद में क्या बनेगा? इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है पार्टनर लोन अकाउंट। तो यहां पे अगर पार्टनर का लोन दिया है, मतलब दो लोन होता है, एक दे दिया आपको बैंक लोन, तो बैंक लोन को हम लोग मान के चलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसको जहां पे क्रेडिटर को लिखोगे, जहां पे बिल्स पेबल को लिखोगे, वहीं पे बैंक लोन को भी लिख दोगे। लेकिन अगर पार्टनर का लोन दिया, मतलब लोन के आगे पार्टनर का नाम लगाया, तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है? कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देगा, मान लो कोई पार्टनर है ए, तो बोल देगा एस वाइफ लोन, मतलब उसके वाइफ का लोन। तो उसके वाइफ का लोन है ना, उसके वाइफ थर्ड पार्टी है। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि पार्टनर और उसकी वाइफ दोनों पार्टनर है। पार्टनर कौन है? ए पार्टनर। और अगर उसकी वाइफ या उसके फादर या उसका सन कोई और बिजनेस को लोन दे रहा है, तो एज इक्वल टू एज हमने बैंक से लोन लिया या किसी थर्ड पर्सन से लोन ले लिया है, तो उसको बोलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी। उसके बाद में क्या दिएगा? उसके बाद में लास्ट में हमको क्या? कैश अकाउंट बनाना। तो इसमें मैक्सिमम कितने अकाउंट बन सकते हैं? मैक्सिमम आपके 5 ही अकाउंट बनेंगे, लेकिन नॉर्मली 5 अकाउंट बनाने नहीं पड़ते हैं। नॉर्मली कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? नॉर्मली एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा, एक कैश बनाना पड़ेगा। ये दोनों में से अगर क्वेश्चन में कभी करंट दे दिया तो करंट अकाउंट एक्स्ट्रा बन जाएगा, कभी पार्टनर का लोन दे दिया तो पार्टनर का लोन बन जाएगा। तो इतने अकाउंट बनाने। ये कौन से केस का अकाउंट है? ये अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ जनरल डिसोल्यूशन। अगर दूसरा जो टाइप है इंसॉल्वेंसी वाला, अगर इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? अगर इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया तो हम लोग करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड कौन सा केस है ये? पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो। अगर पार्टनर का इंसॉल्वेंसी है तो कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? तो पार्टनर के इंसॉल्वेंसी में एक्चुअल में कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। मान लो 3 पार्टनर है, उसमें से एक बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, मतलब 2 के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, उसके पास नील हो गए। दूसरा केस बनता है 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, और तीसरा केस बनता है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो हम लोग देख लेते हैं 3 टाइप इसमें होते हैं अपने। यहां पे हो गया आपका 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, दूसरा है 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, मतलब 3 पार्टनर थे टोटल, 3 पार्टनर में एक बंदे के पास पैसा है, मतलब जितना कर्जा है ना बिजनेस के ऊपर उसके पास उतना पैसा क्यों दे सकता है, लेकिन बाकी 2 पार्टनर के पास पैसा नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते? दे नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो यहां पे आ जाएगा आपका लास्ट में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट लोन अकाउंट।
तो अलग अलग क्यों दिया है, अलग अलग क्यों दिया हुआ है, मतलब टाइप अलग क्यों दे दिया है। तो अगर सेम ही अकाउंट बनेंगे तो बस खाली डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं तो अकाउंट क्लोजिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो भी इजीली सीख जाओगे। अब ये लास्ट एक छूट गया अपना ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, उसमें क्या कौन सा अकाउंट बनाना है, तो उसमें अकाउंट बनाना है अपने को, जब वो टाइप आएगा तो वो टाइम पे देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में इतना सारा याद नहीं रहेगा। अभी स्टार्टिंग में तो ये 3 टाइप कवर करने वाले। 3 टाइप कौन कौन सा हो गया, जनरल डिसोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन में जनरल डिसोल्यूशन है, उसके बाद में 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसके बाद में 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है। तो तीनों केस में यही अकाउंट बनेंगे, मैक्सिमम 5 हमेशा नहीं बनाने पड़ेंगे, कभी 3, कभी 4, कभी 5, मतलब मिनिमम आपको 3 अकाउंट, मैक्सिमम 5 अकाउंट। अगले लेक्चर से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, क्वेश्चन चालू करेंगे, उसका पहले स्टेप देखेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा हमको, तो क्वेश्चन एक तो हम लोग स्क्रीन पे देखे फोटो उसका दिखा देंगे, दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी ले सकते हो नोट्स का। थैंक यू।